नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करेंगे। संघ और उसका क्षेत्र, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक। जी नमस्कार। ये अनुच्छेद वाकई भारत की राजनीतिक बनावट की बुनियाद है। हाँ, हम समझेंगे कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं और ये भी कि संसद कैसे राज्यों की सीमाएं या नाम तक बदल सकती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि संविधान बनाने वालों ने यही शब्द क्यों चुने, राज्यों का संघ। इसके पीछे एक वजह थी। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 1 से। ये देश का नाम बताता है, इंडिया दैट इज भारत, और शासन का प्रकार भी, राज्यों का संघ। पर ये संघ ही क्यों? कोई समझौता क्यों नहीं? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इसे साफ किया था। उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी मॉडल जैसा नहीं है, जहां राज्य एक समझौते से साथ आए हों। अच्छा। और उससे भी जरूरी बात, किसी भी राज्य को संघ से मतलब भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो भारत एक अविनाशी संघ है। हाँ, अविनाशी संघ, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है बस। और अनुच्छेद 1 ये भी कहता है कि भारत के क्षेत्र में क्या शामिल है। राज्यों के क्षेत्र तो हैं ही। जी, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र भी जो भारत भविष्य में हासिल कर सकता है। तो क्या भारत का क्षेत्र और भारत का संघ में कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल है। भारत का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक ज्यादा बड़ी व्यापक अभिव्यक्ति है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र सब आ जाते हैं। और भारत का संघ? भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सिर्फ राज्य शामिल हैं जो हमारे फेडरल सिस्टम के सदस्य हैं। तो क्षेत्र बड़ा है संघ से? समझ गया। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 2 और 3 पर। ये संसद को राज्यों का नक्शा बदलने की ताकत देते हैं ना? जी। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करे या स्थापित करें। मतलब ऐसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। जैसे सिक्किम का विलय हुआ था। हाँ, कुछ उस तरह का मामला। जबकि अनुच्छेद 3 वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये भारत के अंदर की बात है। अंदर की बात मतलब अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य में से नया राज्य बना दे या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दे या घटा दे। सीमाएं भी बदल सकती हैं या नाम? हाँ, सीमाएं भी बदल सकती हैं और राज्यों के नाम भी बदल सकती है। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत आता है। ये भारत का आंतरिक मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट है। लेकिन क्या संसद ये अपनी मर्जी से कर सकती है? प्रक्रिया क्या है इसकी? नहीं, एक प्रक्रिया तो है, पर उसमें केंद्र सरकार का पलड़ा भारी रहता है। देखिए, ऐसा कोई भी बिल मतलब राज्य बनाने या बदलने का बिल पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। उसके बिना संसद में आ ही नहीं सकता। अच्छा, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं उनका विचार जानने के लिए, और इसके लिए एक समय सीमा भी तय कर देते हैं। तो राज्य का मत मायने रखता है, उनकी राय जरूरी है। यहीं पर खास बात है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजते तो हैं, लेकिन संसद उस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब राज्य सहमत हो या ना हो, संसद अपना फैसला कर सकती है। जी हाँ, राज्य चाहे जो भी राय दे या तय समय में राय ना भी दे, संसद आगे बढ़ सकती है। इसीलिए भारत को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब संघ यानी भारत अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं। उनकी सीमाएं, नाम, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी संसद बदल सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाएं नहीं बदल सकते। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 बस ये साफ करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत जो भी कानून बनेंगे, जैसे नए राज्य बनाना या सीमाओं में बदलाव, उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा मतलब अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया की जरूरत नहीं? बिल्कुल। उन्हें साधारण बहुमत से, जैसे आम कानून पास होते हैं, वैसे ही पास किया जा सकता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। ये संसद को काफी लचीलापन देता है। हाँ, ये तो प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। लेकिन एक सवाल जरूर उठा होगा कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकती है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था और ये बेरुबारी यूनियन केस 1960 में उठा। पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का क्षेत्र कम करने की शक्ति तो देता है, पर भारत का कोई हिस्सा किसी विदेशी देश को सौंपने की शक्ति नहीं देता। उसके लिए बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत। अच्छा, तो बेरुबारी के लिए संशोधन हुआ? जी हाँ, इसीलिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पास किया गया था, ताकि वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जा सके। यानी अपना क्षेत्र किसी और को देना है तो संविधान संशोधन जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात साफ की। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ सीमा विवाद का निपटारा करना है, जिसमें असल में एक क्षेत्र देना लेना शामिल नहीं है, बस सीमा तय करनी है, तो वो काम सरकार बिना संविधान संशोधन के, मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकती है। अच्छा, सिर्फ सीमा निर्धारण के लिए संशोधन नहीं चाहिए? हाँ, लेकिन अगर क्षेत्र का आदान प्रदान हो रहा है, जैसा हाल ही में भारत बांग्लादेश भूमि समझौते 2015 में हुआ, तब संविधान संशोधन जरूरी था। इसीलिए 100वां संशोधन किया गया। इसमें कुछ एनक्लेव हमने उन्हें दिए, कुछ उन्होंने हमें दिए। ये कानूनी पहलू तो साफ हुए। अब जरा इतिहास की बात करें। आजादी के बाद भारत का नक्शा कैसे बदला? शुरुआत में तो वो रियासतों को मिलाने बड़ी चुनौती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। सरदार पटेल के नेतृत्व में वो एक बहुत बड़ा काम था। ज्यादातर रियासतें भारत में शांति से मिल गईं, लेकिन फिर मांग उठी राज्यों के पुनर्गठन की, खासकर भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्य? जी, लेकिन शुरुआत में सरकार और कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं थे। धर आयोग बना, फिर जेवीपी समिति, जिसमें नेहरू, पटेल, पट्टाभी सीतारमैया थे। दोनों ने कहा कि अभी भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं, देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर ये मांग तो और तेज हो गई, खासकर दक्षिण भारत में भी। हाँ, तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी थी, और जब पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो सरकार पर भारी दबाव बना। और फिर आंध्र प्रदेश बना? जी, 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी इलाके अलग करके आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ये पहला राज्य था जो मुख्य रूप से भाषा के आधार पर बना, और इसके बाद तो जैसे बाकी भाषाई समूहों की मांगें भी तेज हो गईं। तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग ने पूरे मामले को देखा और माना कि हाँ, राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को एक मुख्य आधार बनाया जा सकता है। तो उन्होंने एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भाषा को एक आधार माना, पर एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है, प्रशासनिक और आर्थिक पहलू भी देखने होंगे, सिर्फ भाषा ही सब कुछ नहीं हो सकती। और इसी आयोग की सिफारिशों पर 1956 का वो प्रसिद्ध राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। हाँ, बिल्कुल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत के नक्शे को काफी बदल दिया। इसने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, कई पुरानी श्रेणियां खत्म कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना, उसके बाद भी नए राज्य बनते रहे। हाँ, ये प्रक्रिया तो चलती रही। 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। भाषा के आधार पर ही? हाँ, मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे हरियाणा बना। हाँ, हिंदी भाषी हरियाणा अलग हुआ, पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश, जो पहले यूटी था, बाद में राज्य बना, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। पूर्वोत्तर में भी काफी बदलाव हुए। जी बिल्कुल। नागालैंड 1963 में बन गया था। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य बने। सिक्किम भारत का हिस्सा बना, पहले सहराज्य फिर पूर्ण राज्य। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बने। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराकर पहले यूटी बनाया गया, फिर राज्य का दर्जा मिला। और फिर 2000 में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। हाँ, ये मुख्यतः विकास और प्रशासनिक कारणों से बने। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल, और बिहार से झारखंड। और सबसे नया राज्य तेलंगाना। जी, 2014 में आंध्र प्रदेश का फिर से विभाजन हुआ और तेलंगाना बना। और फिर 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जम्मू कश्मीर वाला। हाँ, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और लद्दाख,
बिना विधानसभा के। तो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी, राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, क्योंकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया है। और हाँ, कई राज्यों और शहरों के नाम भी बदले हैं समय के साथ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बन गया, मद्रास तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक। बिल्कुल, ओडिशा ओडिशा हो गया। ये नाम बदलना भी अनुच्छेद 3 के तहत ही आता है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि हमारा संविधान संसद को बहुत ज्यादा शक्ति देता है राज्यों की सीमाओं, नामों और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को बदलने के लिए। ये विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। हाँ, ये भारत की एकता को बनाए रखने और समय के साथ बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से ढलने की क्षमता दिखाता है। ये पूरी यात्रा रियासतों के विलय से लेकर भाषा और फिर विकास के आधार पर राज्यों के बनने तक काफी दिलचस्प रही है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत एक गतिशील राष्ट्र है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भविष्य में अगर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती है, तो क्या भाषा अब भी उतना ही बड़ा मुद्दा होगी, या फिर प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक व्यवहार्यता और विकास जैसे कारक ज्यादा हावी रहेंगे? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। भविष्य की राजनीति और जरूरतें ही इसका जवाब देंगी।